हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 11 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स को द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज कर रहे हैं आज। और शुरुआत करते हैं हम हमारे एनालिसिस के साथ बिना टाइम वेस्ट किए। और अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि सिर्फ 48 डेज बचे हैं आप लोगों के यूपीएससी प्रीलिम्स में। ओके, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, इस साल अटेम्प्ट देने वाले हैं 2023 का, सिर्फ और सिर्फ 48 डेज बचे हैं। So buck up guys and do not let any distraction distract you. Okay, तो 11 अप्रैल के द हिंदू और करंट अफेयर से शुरू कर रहे हैं। पहला आज का जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट तमिलनाडु हाउस रेजोल्यूशन आस्क सेंटर टू सेट टाइम लिमिट फॉर गवर्नर फॉर क्लियरिंग बिल्स। बेसिकली हुआ क्या है, ये सिर्फ तमिलनाडु नहीं, ये बहुत सारे स्टेट्स की कहानी है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में झड़प ही चलती रहती है। अब देखो, आपको समझना जरूरी है ये चीज कि जो चीफ मिनिस्टर कोई भी स्टेट में अगर आप देखोगे, वैसे इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। ओके, क्वासी फेडरल हमारी डेमोक्रेसी है। क्वासी फेडरल मतलब कि हम यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों की तरफ इक्वल ध्यान देना चाह रहे हैं। फेडरल है लेकिन फिर भी सेंटर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंक्लिनेशन है। तो फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ बिट ऑफ टिल्ट टूवर्ड्स यूनियन, ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर है। और इसीलिए आप देखते हो कोई भी स्टेट हो गया, स्टेट के गवर्नेंस में सीएम होता है और गवर्नर होता है। अब जो गवर्नर है उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। लेकिन सीएम जो है ये एक्चुअल हेड होता है जिसके हाथ में सारी पावर्स होती हैं। पर सीएम जो है वो बनाता है गवर्नर गवर्नमेंट पूरी की पूरी विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन उन्हें कुछ भी असेंट चाहिए, बिल्स कोई भी पास करनी है उसके लिए गवर्नर का असेंट लगता है। अब गवर्नर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है स्टेट का, लेकिन ये अपॉइंट नहीं, सिलेक्ट किए जाते हैं गवर्नर। और सिलेक्ट करने वाले होते हैं यूनियन मिनिस्टर। यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली सिलेक्ट करती है गवर्नर को। तो गवर्नर जो है वो यहाँ पे एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के और दूसरी तरफ गवर्नर जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट भी माना जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं। अब अगर सेंटर पे और स्टेट में दोनों साइड पे एक ही की गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी की, तब तो सब ठीक है। लेकिन अगर सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट है तो होती है इस तरह की झड़प, जो कि ना सिर्फ तमिलनाडु बल्कि महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, कई सारी जगह पे देखी जा रही है। ओके, तो अभी हुआ क्या है, देखो तमिलनाडु में कई सारी बिल्स आ रही थी जिसपे गवर्नर जो है ना वो असेंट ही नहीं दे रहे थे, उस पे हामी ही नहीं भर रहे थे, अप्रूवल ही नहीं दे रहे थे, तो वो बिल आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो इस चक्कर में तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली बड़ी परेशान हो गई, तमिलनाडु की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बड़े परेशान हो गए। और इन्होंने बेसिकली ये कहा, एक अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया कि बेसिकली जो गवर्नर है, गवर्नर अगर असेंट नहीं देना चाह रहे बिल पे या गवर्नर बिल को रोकना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक ही रोक पाए, इस चीज की कोशिश कर रही है यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो बेसिकली इन्होंने गवर्नर को अक्यूज किया है कि गवर्नर जो है वो बार बार सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए या फिर अपने पूरे राजभवन को पॉलिटिकल भवन में कन्वर्ट करने के लिए बिल्स को रोक रहे हैं, बिल्स को पास नहीं होने दे रहे। तो बेसिकली यहाँ पे राजमन्नार कमिटी, जो कि बहुत पहले आई थी, 1960-70s की बात है, राजमन्नार कमेटी आई थी। राजमन्नार कमेटी ने गवर्नर के बारे में ये कहा था कि अब ये सही टाइम है, कि अब ये सही टाइम है कि अब हम गवर्नर का जो ऑफिस है ना उसको डिटैच कर दे। गवर्नर जो है वो डिटैच्ड फिगर होना चाहिए और गवर्नर का ऑफिस चाहे तो हम अबॉलिश भी कर सकते हैं, ये राजमन्नार कमेटी ने कहा था। ठीक है, लेकिन आपको गवर्नर के बारे में सब कुछ जानना जरूरी हो जाता है। अभी देखो बता दूं आपको, गवर्नर जो होता है वो एक नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। नॉमिनल हेड यानी कि एक रबर स्टैम्प आप कह सकते हो कहने के लिए, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाली इक्वेशन है ना, वही स्टेट्स में सीएम और गवर्नर वाली होती है। सीएम होता है एक्चुअल हेड, गवर्नर होता है नॉमिनल हेड। लेकिन जो ये एनामोली हम बना रहे हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ, इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा पावर्स है और प्रेसिडेंट के पास बहुत कम। लेकिन स्टेट में काफी कुछ ज्यादा पावर्स गवर्नर के पास भी हैं, मतलब आप एकदम एग्जैक्ट एनामोली नहीं बना सकते। प्रेसिडेंट से काफी ज्यादा पावर्स होती है गवर्नर के पास, मतलब लेवल उतना नहीं होता, लेकिन अगर आप इनकी कंपैरिजन करोगे ना तो स्टेट के लेवल पे गवर्नर के पास ज्यादा पावर्स हैं देन द प्रेसिडेंट एट सेंट्रल लेवल। ओके, अच्छा अगर मैं बात करूं इसके आर्टिकल्स की, तो एक आर्टिकल 163 है जो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी एक और सीएम होंगे जो कि एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को। ठीक है, तो गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेंगे, लेकिन हर बार गवर्नर इनकी बात माने जरूरी नहीं, डिस्क्रिशन हो सकता है गवर्नर के पास। दूसरी चीज इसमें कहा गया कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास वो प्रेसिडेंट से ज्यादा है। इसके अलावा एक आता है आर्टिकल 167, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी गवर्नर चाहे वो इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीएम के थ्रू। उसके अलावा आर्टिकल 200,
इसमें कहा गया है कि गवर्नर चाहे तो किसी भी बिल को रिजर्व करके रख सकता है फॉर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, या फिर इसमें बेसिकली प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन के लिए कोई भी बिल को रिजर्व किया जा सकता है। आर्टिकल 356 में बात की गई है प्रेसिडेंट रूल की, जो कि गवर्नर लगा सकता है अगर उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है हमारे स्टेट में। तो इसके अलावा सिक्स्थ शेड्यूल को लेकर भी एक्स्ट्रा पावर्स हैं गवर्नर के पास। लेकिन अभी देखो गवर्नर जो है उनके बारे में अलग अलग कमिटीज आई और कमिटीज ने अलग अलग बातें कही है। जैसे कि एक आई थी एआरसी कमीशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आई थी 1968 में, जिन्होंने ये कहा कि भाई प्रेसिडेंट रूल जो है अगर गवर्नर को लगाना है तो गवर्नर लगा सकते हैं, उनको अपने बेसिस पे अपने जजमेंट के बेसिस पे काम करना है सारा। इसके अलावा राजमन्नार कमेटी जिनकी हमने यहाँ बात करी 1971 में आई थी, और इनका कहना था कि गवर्नर जो है उसे अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मानना चाहिए स्टेट का, ना कि सेंटर का एजेंट मानना चाहिए काम करते वक्त। इसके अलावा सरकारिया कमीशन आई थी 1983 में, जिसने ये कहा कि भाई सीएम से पूछ के, सीएम से कंसल्ट करके हमको गवर्नर रखना चाहिए, सो दैट यहाँ पे बार बार क्लैशेस ना हो सीएम और गवर्नर के बीच में। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया था सरकारिया कमीशन में ही कि अगर कोई असेंबली हंग असेंबली हो जाती है, यानी कि किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो ऐसे में किस तरह से सीएम चुना जा सके उसके बारे में भी कहा गया। इसके अलावा एसआर बोम्मई जजमेंट आया था 1994 में, जिसमें प्रेसिडेंट रूल कैसे क्या लगना चाहिए उसके बारे में बताया गया। देन पंची कमीशन आया, और पंची कमीशन में बोला गया कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बेसिकली बात हुई, और ये कहा गया कि जो भी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है अगर उनके पास क्लियर मेजोरिटी है तो उसका सीएम बनाना चाहिए हमें। ओके, ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। इंडिया बॉर्डर आर सेफ कांट बी वायलेटेड सेज शाह। बेसिकली अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर जी जो है उन्होंने कहा है कि चाहे चाइना कितनी ही डींगे मार ले, कितना ही बोल ले कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास के विलेजेस को हम रीनेम करेंगे, नाम बदलने से सच नहीं बदलता। अपने लिए वो नाम बदल सकते हैं, उससे हमारी बॉर्डर्स से पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बॉर्डर्स बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ पे आईटीबीपी के बारे में मेंशन करते हुए अमित शाह जी ने ये कहा कि बेसिकली आईटीबीपी जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेस, बॉर्डर पुलिस जो है, ये यहाँ की रक्षा कर रही है, इस पूरे इंडो चाइना बॉर्डर की रक्षा कर रही है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर की रक्षा कर रही है, और कोई भी हमारी बॉर्डर में एक तिनका भी नहीं घुसा सकता। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च करने गए थे। और ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बात करता है कि भाई जितने भी हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो, उनको मेन स्ट्रीम जो हमारा लैंड है, मेन स्ट्रीम जो हमारा एरिया है, उससे कैसे हम कनेक्ट करें। आईटीबीपी की बात आई है तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो हमारे देश में सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे हमारे पास दो मेजर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक तो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस, और दूसरी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस जो है, आर्म्ड फोर्सेस में आता है हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, इस तरह की चीज आती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ये सब आते हैं। जबकि सिक्योरिटी जो फोर्सेज है इसमें आता है मेजरली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, सीएपीएफ के कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं मेजरली 7 फोर्सेज है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो पहली है हमारी आसाम राइफल्स, ओके, उसके बाद है हमारी बीएसएफ, इसके अलावा है सीआईएसएफ, फिर है सीआरपीएफ, फिर है आईटीबीपी, उसके अलावा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और फिर है हमारा सशस्त्र सीमा बल। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि ये एक एक जो सिक्योरिटी फोर्स है, सीएपीएफ है, वो कैसे काम करती है, तो आसाम राइफल सबसे पुरानी हमारी सीएपीएफ फोर्सेज हैं, और ये मेजरली आसाम के आसपास वाला जो रीजन है, इंडो म्यांमार बॉर्डर है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बीएसएफ जो है ये बनाई गई है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बीएसएफ को बनाया गया है, ठीक है। ये बेसिकली कारगिल वॉर के बाद बनाई गई, ओके, 1971 के आसपास बनाई गई थी इसको। इसके बाद आती है हमारी सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये मेजरली बनाई गई है जो पब्लिक सिक्योरिटी, जो पीएसयूज है हमारे, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उन सबकी सिक्योरिटी देने के लिए उनको, इसमें फायर विंग भी है अलग से। फिर है एक सीआरपीएफ हमारी, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल, बेसिकली सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं। इसके अलावा आता है आईटीबीपी, जिसको मैंने बताया, आईटीबीपी बेसिकली काम करता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे, यानी कि इंडो चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है आईटीबीपी, ऑलराइट। इसके अलावा आता है एनएसजी, एनएसजी बात करता है एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज को कट डाउन करने के लिए एनएसजी काम करता है, ओके। इसके अलावा आता है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल जब 1962 में हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद इसको बनाया गया था, ऑलराइट। तो बेसिकली ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इसके बारे में कुछ कुछ आपको पता
पता होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, ड्रिल्स टेस्ट इंडियाज कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस। तो बेसिकली कोविड के केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, अलग अलग ड्रिल्स करा रही है ये चेक करने के लिए कि जो भी क्वालिटी क्लिनिक्स हैं उनमें क्वालिटी कैसी है, प्रैक्टिसेस कैसी हो रही हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, कैपिटल मैनेजमेंट जो है, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट वो कैसे हो रहा है, इसके अलावा पेशेंट सेंट्रिक प्रोविजंस कैसे क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात होगी इस ड्रिल में। और अभी जो हमारे देश में जो वेरिएंट फैला है वो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, जिसका नाम है XBB.1.16। ओके, ये वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जो कि अभी रिसेंटली मेजरली केसेस जिसके आ रहे हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल न्यूज़ में है वो कौन सा है देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नाटो। तो फिनलैंड ने बेसिकली एंटर कर लिया है नाटो में। नाटो क्या है, सबसे पहले ये समझो। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है और ये मिलिट्री अलायंस किसका है, मेजरली वेस्टर्न कंट्रीज का, जिसमें यूएसए लीड कर रहा है। ठीक है, यूएसए के साथ साथ कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ये आ गए इसके अंदर, और मेजरली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी इसका पार्ट है। अगर अभी देखें फिलहाल में तो 31 कंट्रीज इसका पार्ट बन चुकी हैं। नाटो बेसिकली क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। जो ट्रीटी इसमें बनी थी उसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, और ये बनी थी कब, 1949 में। ओके, इसके अंतर्गत बेसिकली एक आर्टिकल 5 है जो पूरे इसके जिस्ट को डिस्कस कर लेता है। आर्टिकल 5 ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का ये कहता है कि भाई मान लो ये जो 31 कंट्रीज हैं, इन 31 कंट्रीज के ऊपर किसी भी ऐसी कंट्री ने अटैक किया जो इन 31 कंट्रीज में से नहीं है, तो ये अटैक सिर्फ उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर नहीं, 31 के 31 कंट्रीज के ऊपर माना जाएगा, और 31 के 31 नाटो कंट्रीज इसका रिस्पॉन्स देंगे, इसके लिए खड़े होंगे, उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए खड़े होंगे। तो आप जब किसी नाटो कंट्री के ऊपर अटैक कर रहे हो तो सिर्फ आप नाटो कंट्री के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, आप पूरे के पूरे नाटो के ऊपर अटैक कर रहे हो, पूरा का पूरा नाटो आपको जवाब देगा उसके बदले में। ये है पूरा मामला इन आर्टिकल 5 ऑफ नाटो। ओके, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें फिनलैंड की बात करें अगर, तो फिनलैंड का क्या सीन है। देखो ऐसा है कि फिनलैंड अभी तक ज्वाइन नहीं किया था फिनलैंड ने नाटो को। क्यों? क्योंकि फिनलैंड की एक पॉलिसी थी कि भाई हमको ज़्यादा इस पोल्स के वॉर में नहीं पड़ना है, हमको यहाँ पे ज़्यादा मिलिट्री वॉर्स में नहीं पड़ना है। लेकिन अब फिनलैंड की पॉलिसी चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया अभी, ठीक है, 2022 में जब अटैक किया, तो हुआ क्या था, यूक्रेन बेसिकली बहुत टाइम से पिस गया था रशिया और यूएस के बीच में। अल्टीमेटली यूक्रेन ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यूएस की साइड जाना है और मुझे नाटो ज्वाइन करना है। तो जैसे ही इन्होंने नाटो ज्वाइन करने की कोशिश करी यूक्रेन ने, रशिया ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। देखो बेसिकली इसकी जो बात है ना, ये बहुत जाती है बहुत पहले कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे। कोल्ड वॉर एरा, इससे भी पहले आप देखोगे वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, है ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुए थे। उसके बाद कोल्ड वॉर एरा आ गया। कोल्ड वॉर में क्या हुआ, एक साइड पे था यूएसए और दूसरी साइड पे था यूएसएसआर। इस दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग चली, आइडियोलॉजी की जंग कह सकते हो, कोल्ड वॉर कह सकते हो, जो भी। इसके बाद 1991 के आसपास ये कोल्ड वॉर खत्म हुई जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद अब दो पोल्स बचे, यूएस और दूसरी तरफ यूएसएसआर की जगह रशिया। रशिया उतना स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए रशिया को ये इंश्योर करना था कि रशिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं वो इसके साइड में रहे। अदरवाइज अगर ये लोग इसके साइड पे नहीं रहते, रशिया की साइड पे नहीं रहते, तो यूएसए आराम से कभी भी रशिया के ऊपर अटैक कर सकता था। इसीलिए रशिया के जितने भी नेबर हैं उनको रशिया कभी भी सहन नहीं करेगा कि वो यूएस की तरफ जाए। इसीलिए यूक्रेन का भी साथ ऐसा हुआ, इसीलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इसको देखकर फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये बहुत चमक गए कि भाई जब यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है रशिया, तो हम क्या चीज है, हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसीलिए रशिया जो चाहता नहीं था वही हुआ। इसीलिए हुआ ये कि फिनलैंड और स्वीडन ने बोला कि भाई नाटो तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, सबसे पहले तो हमें अपने नाटो में एंटर करवाओ। अगर हमें नाटो का प्रोटेक्शन मिल गया तो रशिया हम पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया था? क्योंकि रशिया एक सबक सिखाना चाहता था अपने नेबरहुड को कि कोई भी यूएस की तरफ नहीं जाएगा, सब लोग मेरी तरफ रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। फिनलैंड और स्वीडन भागे भागे गए अमेरिका के पास कि भाई हमें नाटो में शामिल कर लो। अब यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि फिनलैंड अब कुल मिला के 1 साल के बाद नाटो में शामिल हो चुका है। और यहाँ पे रशिया का कहना यह है कि फिनलैंड को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम इनके साथ कोई बायलैटरल ट्रेड नहीं रखेंगे और अब हम भी उस हिसाब से तैयार रहेंगे। ये रशिया ने कहा है कि भाई हम भी अपनी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए तैयार रहेंगे। तो बेसिकली एक तरह से चमकाया है सीधे सीधे फिनलैंड को। फिनलैंड की सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें तो देखो, दो सोवियत यूनियन यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच में वॉर हुई थी। सेकेंड वॉर
फिनलैंड हार गया और फिनलैंड को अपनी काफी सारी टेरिटरी यूएसएसआर को देनी पड़ी। इसके बाद यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो रशिया बना। रशिया के साथ फिनलैंड ने हमेशा अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी। इनके साथ एक ट्रीटी भी साइन करी, फिनो सोवियत ट्रीटी ऑफ 1948। इसमें ये कहा फिनलैंड ने कि भाई हम अपनी कंट्री को आपके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट यूज नहीं होने देंगे, कोई भी दूसरा देश फिनलैंड से रशिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। ये सब तो सही चल रहा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे एक पॉलिसी आई, पास की हुई पॉलिसी कह सकते हो, पास की हुई लाइन कह सकते हो, जिसमें फिनलैंड ने ये बोला कि भाई हमको तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहिए सोवियत यूनियन के साथ, रशिया के साथ हमको पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहिए, हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन जब फिनलैंड ने देखा कि बेसिकली रशिया जो है इस तरह से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, तब थोड़ा थोड़ा फिनलैंड का इंक्लिनेशन चेंज होने लगा। अच्छा, जब फिनलैंड अच्छा तरह से बिहेव कर रहा था रशिया के साथ, तब फिनलैंड ने बहुत अच्छे से बैलेंस भी किया था। रशिया के साथ अच्छे ट्रेड चल रहे थे, उसके अलावा वेस्ट की तरफ, यूएस की तरफ इस तरह से भी था कि यहाँ पे कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी में पार्टिसिपेट करता था फिनलैंड, नॉर्डिक डिफेंस कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता था फिनलैंड, तो दोनों को बैलेंस कर रहा था। लेकिन अभी जैसे ही यूक्रेन का मामला देखा तो वैसे ही खसक गया फिनलैंड यूएस की तरफ। ओके, अब आगे देखना ये होगा कि फिनलैंड और यूएसए या नाटो मिलकर आगे क्या करते हैं। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि रशिया तो अभी और चमकाने के मूड में है आसपास के एरियाज को, तो यूक्रेन के ऊपर अभी और अटैक करने के मूड में लग रहा है रशिया, जिसके थ्रू रशिया फिनलैंड को भी चमका सके। बेसिकली यही चल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा इशू है, हाउ हैव रीसेंट वेदर इवेंट्स अफेक्टेड व्हीट क्रॉप। तो बेसिकली व्हीट क्रॉप जो है अभी बहुत नुकसान में चल रही है। क्यों? क्योंकि एकदम अनएक्सपेक्टेड से वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कभी भी बारिश हो जाती है, टेम्परेचर एकदम से शूट अप कर जाता है, कभी एकदम से गिर जाता है। ये सारी चीज़ों के कारण वीट का काफ़ी कम यील्ड हो रहा है। वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, इनमें वीट ग्रोइंग फार्मर्स जो हैं बड़ी चिंता में है, क्योंकि यील्ड ही नहीं आ पा रही। अब हो क्या रहा है, तो इंडियन मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से विंड्स बहुत तेजी से चल रही है, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यहाँ पे जो मेजर वीट ग्रोइंग रीजन है, स्टेट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तकलीफ ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, फील्ड्स लॉग आउट हो जाती है वाटर के चक्कर में, मतलब वाटर पूरा भर जाता है उनके अंदर, फील्ड्स के अंतर्गत। और देखो, वीट जो है ना वो एक ऐसी क्रॉप है जिसको उगने के टाइम पे, जब वो उग रही है, ग्रो कर रही है, उस टाइम पे इसको कूल टेम्परेचर चाहिए, कूल एनवायरमेंट। लेकिन जब राइप कर रही है, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है जो कि अब आ चुका है, उस टाइम पे इनको वार्म एनवायरमेंट चाहिए। लेकिन ऐसे में एकदम तेज आंधी तूफान आना, बारिश हो जाना, ये जो है वीट क्रॉप को खराब कर रहा है। और क्योंकि वीट एक रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप है, इसका मतलब ये अक्टूबर में उगाई जाती है और इसका राइपनिंग सीजन होता है मार्च। ओके, तो अभी मार्च आ चुका है, लेकिन इस तरह की वेदर कंडीशंस के कारण पूरी की पूरी वीट क्रॉप खराब हो रही है। और ऐसे में गवर्नमेंट भी कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही है। अच्छा, अगर ये वीट क्रॉप ज्यादा खराब हो गई तो वीट के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, तो इसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, फूड सिक्योरिटी के भी इश्यूज आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट सोच रही है क्या किया जाए। लेकिन वीट के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहली चीज की एक रबी क्रॉप है कि ये अक्टूबर में उगाया जाता है, मार्च में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। दूसरी चीज, इसको टेम्परेचर चाहिए, जब उग रही है ये, तो इसको चाहिए टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस का। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसको चाहिए टेम्परेचर 21 to 26 डिग्री सेल्सियस का। ब्राइट सनलाइट चाहिए, रेनफॉल एवरेज 75 to 100 सेंटीमीटर्स के बीच में होनी चाहिए। सॉइल वेल ग्रेन्ड होना चाहिए, लोमी सॉइल होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेजरली कौन से स्टेट्स हैं जो वीट उगाते हैं, तो यूपी है, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है, हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे मेजरली उगता है वीट। और अभी हमारे देश में राइस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप अगर कोई है तो वो है वीट। ओके, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद भी वीट का थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ गया है इंपॉर्टेंस। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, आप नेशनल पार्टी नाउ, तृणमूल, सीपीआई एंड एनसीपी लूज स्टेटस। तो आप जो है एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, तृणमूल, सीपीआई और एनसीपी ने अपने अपने जो स्टेटस हैं वो खो दिए हैं नेशनल पार्टी के। तो अगर मैं बात करूं नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया की, तो देखो बेसिकली ये जो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, इसका एलोकेशन करता कौन है, रिकॉग्निशन करता कौन है, तो ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बात करें अगर नेशनल पार्टी की, तो कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब बनती है, जैसे अभी आप जो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की, वो बन गई है नेशनल पार्टी। कैसे? क्योंकि इन्होंने 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। तो पहला जो क्राइटेरिया होता है वो ये
कि 4 स्टेट्स में आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो, तब आप नेशनल पार्टी बन पाओगे। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि कम से कम आपको जो लोकसभा लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में आपको 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले होने चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आपको लोकसभा में टोटल लोकसभा सीट्स में से 2% लोकसभा सीट्स मिली हुई होनी चाहिए इन 3 स्टेट्स। ओके, तो ये है नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया। 4 स्टेट्स में रिकॉग्निशन, या फिर 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स का 6% वोट्स इन लोकसभा, या फिर 2% टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा इन टोटल 3 स्टेट्स। ओके, ये है नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर स्टेट पार्टी की बात करें तो स्टेट पार्टी बनने के लिए तो कई सारे क्राइटेरिया हैं। पहला ये कि आपको जो भी लास्ट असेंबली इलेक्शन हुए उसमें 6% वोट शेयर हो, या फिर लोकसभा इलेक्शन जो हुए उसमें आपके पास 6% वोट शेयर हो और कम से कम एक एमपी हो उस स्टेट से, या फिर 3% आपके पास टोटल सीट्स होनी चाहिए लास्ट असेंबली इलेक्शन में। इस तरह से 4-5 कंडीशन बेसिकली हैं। आज के टाइम पे देखें तो आज के टाइम पे 6 पार्टीज के पास नेशनल पार्टीज का टैग है। बीजेपी है जो अभी रूल कर रही है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। कांग्रेस है, एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, बहुजन समाज पार्टी है, और इसके अलावा अब आप भी है। तो कुल मिलाकर 6 पार्टी हैं। अच्छा, इसमें जो ये वाली पार्टीज थी तृणमूल और सीपीआई, तृणमूल, सीपीआई और एनसीपी, इन लोगों ने नेशनल पार्टी का टैग खो दिया है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया टू गेट नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल दिस ईयर। तो बेसिकली इंडिया के बारे में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल इस बार होने वाला है। अच्छा, ये नॉर्मल बिलो नॉर्मल वैसे आईएमडी बताता है, ऑफिशियल डाटा जो है ना हमारा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बेसिकली आर्टिकल लिया इसलिए सो दैट मैं आपको एक बार ये बता पाऊँ कि नॉर्मल बिलो नॉर्मल इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये प्रिडिक्शन करता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी कि लास्ट 30 से 50 सालों में किस तरह की बारिश हुई है उस डाटा के बेसिस पे यहाँ पे हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है ये 30 से 50 सालों का देखा जाता है, लास्ट 30 से 50 सालों का। इसमें नॉर्मल रेनफॉल उसको माना जाता है जो कि 96% से 104% तक रहे ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। बिलो नॉर्मल कौन सी होती है? बिलो नॉर्मल होती है जिसमें 90 टू 96% रेनफॉल हो रही हो। अबव नॉर्मल क्या होती है? जिसमें 104 से 110 तक परसेंट तक रेनफॉल हो रही हो। इसके अलावा डिफिशिएंट रेनफॉल कौन सी होती है? डिफिशिएंट रेनफॉल वो होती है जिसमें 90% से भी कम हो। और सरप्लस रेनफॉल यानी कि बाढ़ जैसी कंडीशन आ सकती है, वो कौन सी है? 110% से ऊपर। ओके, अभी कहा गया है कि 94% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज हमको देखने को मिल सकती है रेनफॉल, तो इसीलिए बिलो नॉर्मल की कैटेगरी में आ रही है। और इसका एक रीजन बताया जा रहा है अल नीनो। ठीक है, अल नीनो इज वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस बिलो नॉर्मल मानसून। ओके, ऑलराइट। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सेंटर ने कुछ पॉलिसी वगैरह बनाने का कहा है सेंटर को। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि सारे ही स्टेट, सारे ही स्कूल्स के लिए एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी आपको बनानी चाहिए कि जो लड़कियां हैं, अडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको सैनिटरी पैड्स कैसे मिल सकते हैं, क्या डिस्पोजल मैकेनिज्म होगा, इन सब के ऊपर एक पब्लिक इंटरेस्ट में आपको एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। तो बस इतना ही था इंपॉर्टेंट, और कुछ इसमें था नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक कल का आर्टिकल था, कल मैं लेक्चर ले नहीं पाई, ठीक है, तो आज मैं बता देती हूँ कि क्या आर्टिकल था। बेसिकली टाइगर सेंचुस के बारे में आर्टिकल था। देखो, ऑफिशियली टाइगर सेंचुस आया नहीं है। ओके, ऑफिशियली देयर इज नो टाइगर सेंचुस लॉन्च्ड टिल नाउ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने 50 ईयर्स बेसिकली हो गए हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को। आप लोगों को पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर को हमारे 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इन्हीं 50 ईयर्स कंप्लीट होने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर बंदीपुर नेशनल पार्क में गए थे, जो कि कहाँ है? कर्नाटका में है। तो बंदीपुर नेशनल पार्क में गए ये, और वहां पे इन्होंने टाइगर साइटिंग के लिए गए थे। टाइगर तो नहीं दिखा, एलिफेंट वगैरह सब चीजें दिखी। तब इन्होंने एक भाषण दे रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने बताया कि टाइगर सेंचुस हो चुका है। अभी टाइगर सेंचुस में कुछ कुछ कैलकुलेशन और चल रही है, तो अभी थोड़े टाइम में टाइगर सेंचुस प्रॉपरली ऑफिशियली आएगा। लेकिन इन्होंने एक मोटा फिगर बताया, ये बताया कि भाई देखो, अगर हम आज से 2014 की बात करें, 2014 में हमारे देश में 2226 टाइगर्स हुआ करते थे। 2018 में हमारे देश में ये टाइगर्स बढ़ के हो गए कितने? 2967। ओके, और अब जब 2022 में ये टाइगर सेंचुस हुआ तो हमारे देश में 3167 टाइगर्स हो चुके हैं। 3167 टाइगर्स मतलब 200 टाइगर्स हमारे लगभग बढ़ चुके हैं। तो ये एक बड़ा सा जंप हमने देखा। हालांकि अभी मैक्सिमम मिनिमम रेंज आई नहीं है, तो हम एवरेज निकाल नहीं पाएंगे। स्टेट वाइज भी इन्होंने बताया नहीं कि कैसा क्या एलोकेशन है, अभी सिर्फ इतना सा बताया। तो आपके लिए जरूरी हो जाता है टाइगर सेंचुस के बारे में जानना। अब देखो, टाइगर सेंचुस क्या है? पॉपुलेशन काउंट होती है टाइगर्स की, मेजरली
4 सालों में 4 इयर्स में एक बार टाइगर सेंसस होता है। करवाने वाली बॉडी है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि बनाई गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के थ्रू। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, और मेजरली हमारे देश के आसपास की कंट्रीज में भी 12 और कंट्रीज में, कुल मिला के 13 कंट्रीज में टाइगर मिलता है, जिसमें इंडिया है, फिर भूटान, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्रीज में भी टाइगर मिलता है। ओके, अभी हमारे देश में काफी अच्छा चल रहा है ये सब। और टाइगर पॉपुलेशन जो है ये बड़ी है, जो शिवालिक हिल्स हैं, गैंगटिक फ्लड प्लेन है, उसके आसपास बड़ी है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में भी इसकी पॉपुलेशन बड़ी है। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन घटी है, बस अभी इतना ही हमको पता है। इसके लिए एक और चीज़ यूज़ होती है इस कैलकुलेशन के लिए, जिसका नाम है एम स्ट्राइप्स। एम स्ट्राइप्स बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम टाइगर्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए अबाउट द टाइगर सेंसस टू। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको सारे आर्टिकल्स समझ में आए हैं, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।